बोले जा रहे हो बीच में, इतने बड़े काबिल आदमी नहीं हो। अभी जुमा 8 दिन पहले टीवी पर आए, एकदम से बीजेपी प्रवक्ता बन गए, तो मुकाबला नहीं कर सकते हमारे दिमाग का। अच्छा बात नहीं है। ये कहा जा रहा है कि मुसलमान अगर सेकुलर है तो वो अपने वक्फ के जो उनके कमेटियां हैं उनमें हिंदुओं को जगह दें, उनको मेंबरशिप दें, उनको पदाधिकारी बनाएं। अगर हम सेकुलर हैं तो बटोगे तो कटोगे, आप नारा लगा रहे हैं, एक रहोगे तो नेक रहोगे। देश में 80% दलित, आदिवासी और पिछड़े हैं। देश के सभी मंदिरों में, आश्रमों में, अखाड़ों में आप 80% क्यों पदाधिकारी नहीं बना रहे? जगह दीजिए उनको। आप माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। सैयद हसीन वकार जी, आपको हमारे मंदिरों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की है। ये देश जो है वो संविधान के हिसाब से चलेगा, कोई धार्मिक किताब के हिसाब से नहीं चलेगा। ये आप भी जानते हैं, आप भी संविधान में विश्वास रखते हैं। सुन तो लो मेरे भाई, बोले जा रहे हो बीच में, इतने बड़े काबिल आदमी नहीं हो। अभी जुमा 8 दिन पहले टीवी पर आए, एकदम से बीजेपी प्रवक्ता बन गए, तो मुकाबला नहीं कर सकते हमारे दिमाग का, हमारे जबान का। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर ठीक है, जब आपके पास बोलिए तथ्य नहीं है तो बोलिए। मैडम मैं बोल तो रहा हूँ, आप 80% दलितों को, सबको लेकर आ गए। अरे 80% दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मंदिरों में पदाधिकारी और पुजारी क्यों नहीं बना रहे? बजाओ ताली। वक्फ में नहीं मानी जाएगी, उस पर झूठ बोल रहे चित्रा जी। इन्हें 6 महीने तक झूठ ये बोला था कि मुसलमानों की सिटीजनशिप सीए कानून के तहत चले जाएगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कौन से मुसलमान की सिटीजनशिप सीए कानून के तहत चली गई? ये झूठ बोल रहे हैं। ड्राफ्ट बिल मैंने भी देखा है। ये इनके कानून में ये था कि वक्फ गरीब की, किसान की, आपकी, मेरी, किसी की भी जमीन ले ले और वक्फ के सामने ही हाथ जोड़ के जाना पड़ता था कि भाई मेरी जमीन मुझे वापस कर दो। ये इस्लामिक कानूनों के हिसाब से देश को चलाते थे वक्फ के अंदर। हम संविधान के हिसाब से चला रहे हैं। बोलिए असम वकार जी। मुझे बोलने तो दीजिए भंडारी साहब, अभी इससे बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। अभी जी रेडी हो जाइए, पेट्रोल लगाने जा रहा हूं आपके। सुनिए, आप देखा कि जी कैसी भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। पेट्रोल तो साबित असली करें अपने को। कौन है आप देख सकते हैं आपके शो में, पेट्रोल की बात हो रही है। बोलिए वकार जी, बोलिए। एक एक करके आप दीजिए आरक्षण। अच्छा, एआईएमआईएम अगर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच हो जाएगी तो क्या बुरा है? अगर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच हो जाए तो जांच से क्यों डरते हैं आप लोग? इतना पारदर्शिता क्यों नहीं रखना चाहते हैं आप लोग? वक्फ बोर्ड के लोग खड़े होकर ये बोल देंगे ये पूरा का पूरा गांव हमारा है। अब गांव के लोग ढूंढते रहे अपना कागज बरसों पुराना और वो साबित करते रहे कि नहीं नहीं ये हमारी संपत्ति नहीं है, वक्फ। अभी मौजूदा कानून तो यही है ना। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि जांच का अधिकार अगर डीएम को नहीं देना चाहिए, तो फिर ये कौन सा अधिकार है कि वक्त पे लोग खड़े होकर कह देंगे पूरा गांव हमारा है, ये बिल्डिंग हमारी है, ये जो सब। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। राकेश जी, मैं उस पर आती हूँ, लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ आपको। और कॉम्प्लीमेंट ये है कि आप कितना आसान कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए। अगर वो अपनी लाइन याद भी नहीं करके आए कि हमें क्या स्टैंड लेना है ना, तो आपके साथ बैठकर उनको मालूम हो जाता अच्छा हमारा स्टैंड यही है। आपको जितना भी क्रेडिट बीजेपी दे वो कम है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। शर्म करो शर्म। और रही बात फेक न्यूज की, सुन लीजिए, पूरा विपक्ष फेक न्यूज फैलाता है आपके अनुसार। विपक्ष के समर्थक फेक न्यूज फैलाते हैं, ट्रम्प ताऊ भी फैलाते हैं। एक राकेश पांडे जी फेक न्यूज नहीं फैलाते हैं और एक मोदी जी नहीं फैलाते, उनके समर्थक नहीं फैलाते हैं। बाकी सारा फेक न्यूज फैलाने का क्रेडिट आप हमें दे दीजिए। लेकिन ट्रम्प 10 बार फेक न्यूज फैलाए कि हमने मध्यस्थता की, हमने युद्ध रुकवाया, हमने भारत को धमकी दी, पाकिस्तान को धमकी दी, और दोनों देशों का हमारे देश का नाम वो पाकिस्तान के साथ लेते हैं। लेकिन क्या मजाल है, अगर ट्रम्प को नहीं रोक सकते, वो बड़ बोले हैं, तो उनके डिप्लोमेट को समन करिए ना। अपने देश में यहाँ पर जो उनके डिप्लोमेट है आप समन करिए और बोलिए कि हमारे देश के खिलाफ इस तरह का फेक न्यूज फैलाना ट्रम्प ताऊ जी बंद करिए। लेकिन राकेश पांडे जी तो कंचना जी, यहाँ तो अपने देश में लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं।
रोक नहीं पा रही है सरकार। आप कह रही है ट्रंप का मुंह जाकर बंद कर दे। जली ना, तेरी भी जली ना। तो ये नहीं होता है। दूसरी बात है, हाँ नहीं सुनिए और सुनिए ना, सुनिए कंचना जी, आपने क्या कहा, सुनिए मैडम, आप ही के पास हूँ। आपने एक शब्द कहा कि मैं कह रहा हूं कि फेक न्यूज विपक्ष फैला रहा है। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैंने क्या कहा कि फेक न्यूज पर सियासत कर रहा है। अच्छा, लेकिन एक बार जब बीजेपी का आला कमान ने कह दिया कि नहीं भाई ये खारिज है, ये नहीं है कोई अभियान, उसके बावजूद इस तरीके की बात, तो फिर तो पूछा जाएगा ना कि इस वक्त बॉडी इतनी गर्म है, मेरे सामने ये लोग नजर आए, सियासत कर रहा है कि नहीं। अच्छा, और एक बात और कह दूं कंचना जी, कहीं आप सवाल उठाइए तो पहले गिरबान में झांकना चाहिए। तो गेम बचाना पड़ेगा। अभी आपकी पार्टी के नेता ने, जिनको आप लोगों ने बाहर का रास्ता दिखाया, वो कह रहे हैं कि पार्टी में ही जयचंद बैठे हुए हैं। तो पहले अपने पार्टी की चिंता कर लीजिए मैडम, फिर देखिएगा कि राकेश पांडे किसको क्रेडिट दे रहे हैं, किसको क्रेडिट नहीं दे रहे। सुनिए, आपने फिर आपको पढ़ने नहीं आता। फिर उन्होंने बोला उनके इर्द गिर्द कुछ लालची लोग बैठे, उनके इर्द गिर्द कुछ जो उनसे बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो मैं आपको करेक्ट कर रही हूँ फिर से। और रही बात प्रधानमंत्री मोदी जी का और बीजेपी का, एक स्टाइल है। स्टाइल क्या है? पहले किसी न्यूज को पिन कर दो, पब्लिक कैसा ओपिनियन दे रही है, और रॉन्ग चला गया मैसेजिंग तो कह दो ये फेक न्यूज है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। जूम करो। दरअसल ये बीजेपी का प्लांटेड एजेंडा था, जैसे हर हमेशा वो करती है कि सिंदूर बांटेंगे, लेकिन जब लगा ये बैकफायर हो जाएगा तो तुरंत वापस ले लो और मीडिया पे चला दो, देखो अपोजिशन फेक न्यूज से राजनीति कर रही है। राकेश पांडे जी, हम भी राजनीति में हैं, हम भी समझते हैं। बाकी आपको धन्यवाद कि आप फेक न्यूज नहीं फैलाते, मोदी जी फेक न्यूज नहीं फैलाते, सारा विपक्ष फेक न्यूज। अच्छा, जयचंद कौन है ये बता दो। जयचंद को निकालना चाहिए था, कहे तेज प्रताप को निकाल दिया बात। नहीं, तेज प्रताप जी के कुछ लोग होंगे, खासकर वैसे मीडिया में बहुत सारे जयचंद भरे पड़े हुए हैं। आप लोग निकाल देंगे क्या? लवणे न भोजन। मीडिया में भी ऐसे जयचंद पड़े हुए, दिन रात पता नहीं क्या क्या बोलते रहते, चलाते रहते अपने देश। अरे सीडीएस चौहान जो है वो भी क्या फेक न्यूज फैला रहे हैं क्या? जो बाहर की एजेंसियों को, मीडिया एजेंसियों को जिन्होंने इंटरव्यू दिया, वही राहुल गांधी जी इंटरव्यू दिए होते थे, आप आज तक कह चुके होते देश विरोधी, पाकिस्तान परस्त, चीन परस्त, हमारे देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल तो उठेंगे ना भैया। आप एक नैरो लाइन लेकर साइड से निकलकर अगर निकलना चाहेंगे तो बाकी जो रास्ते, अब नैरो लाइन कौन लेना चाह रहा है करण वर्मा? इस देश में पहले के सीडीएस को पता नहीं क्या क्या तमगा दे दिया गया। नैरो लाइन कौन लेना चाह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कह दिया जाता है कि 3-4 फाइटर जेट उड़ा दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष के कितने नेताओं ने कह दिया कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं, ठीक है, आप बोल लीजिए, क्योंकि हमारे सवाल आपको चुभेंगे। राकेश जी, नहीं, हमें क्यों चुभेंगे? जिसको चुभना चाहिए चुभेंगे। आधे घंटे ज्यादा डिबेट हो गया, 16 मिनट तो हो गया। आपने पूछा विशेष सेशन क्यों नहीं बुलाया? जब हमें कंफ्यूजन है, देश को कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन दूर करने की तो आप मांग करिए ना। मैं विशेष सत्र के आपके मांग के विरोध में थोड़े नहीं हूँ कंचना यादव, लेकिन तय करिए ना कि मांग क्या करनी है। स्पेशल सेशन मांग करनी है, ऑल पार्टी मीटिंग मांग करनी है, या फिर डिबेट के बहाने, जेट गिराने के बहाने ये साबित करना है कि राफेल गिर गया। तय कर लीजिए, पहले एक विपक्ष में सहमति बना लीजिए कि करना क्या है। इस पेशे को भड़वागिरी कहते। अरे समझ, उसके बाद आइए। खैर, करण वर्मा बोलिए। यही है कि आपको ही समझ नहीं आ रहा है कि वहां पर घसीटा आ जाएंगे, इसलिए विशेष सेशन नहीं। खत्म कि छीन लिया जाएगा। हाँ, आप अपनी बात रखिए, यहाँ तो जांच की बात हो रही है ना, वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच भी नहीं हो। ये बहुत सही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, यानी सत्ता में नहीं रहोगे, ये सच्चाई है। हाँ। पिछड़े बढ़ गए तो सत्ता से बाहर हो गए, दलित बढ़ गए तो सत्ता से बाहर हो गए। मैं तो कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे। दलितों को इकट्ठा होना चाहिए अपने अधिकार के लिए, पिछड़ों को इकट्ठा होना चाहिए अपने अधिकारों के लिए और मुकाबला करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि सब हिंदू हैं तो दलितों को, पिछड़ों को मंदिरों में, आश्रमों में और अखाड़ों में 80% आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? दीजिए। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी अडानी को देने की तैयारी है मैडम, लेकिन और छोड़ेंगे किसी को नहीं है। ये मंदिर की प्रॉपर्टी भी देंगे, मस्जिदों को भी देंगे, गुरुद्वारों की, चर्च की, सब प्रॉपर्टी अडानी को दे देंगे। नहीं मिलनी चाहिए।
बाकी जगहों पर आरक्षण के लिए ठीक है सर। अब मैं जवाब ले दोस्तों आप लोग क्या सोचते हो वक्फ बोर्ड के ऊपर? ये जो बिल आया है दोस्तों, क्या इसको लाना अभी जरूरी था या फिर ये चुनाव की वजह से लाया गया है? अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में देना। फिर मैं तो आपको ऐसे किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। कार्ड जिसका भी जिक्र मुख्यमंत्री की ओर से किया जा रहा है या देवेंद्र फडणवीस की ओर से किया जा रहा है, वो अपने लोगों को संबोधित कर रहे हैं, अपने वोटरों को संबोधित कर रहे हैं, वो उनको जगाने का काम कर रहे हैं। तो इससे क्या दिक्कत है सिम वकार साहब? जो सवाल बीजेपी की ओर से पूछा जा रहा है, वो कह रहे हैं तुष्टिकरण की सियासत करें, आप लोग आरोप लगाएं बीजेपी के ऊपर। नहीं, देखिए कोई तुष्टिकरण की राजनीति नहीं कर रहा है। आप समर्थन कर रही हैं, आपने गुप्त अल्फाजों में समर्थन कर दिया कि वो बढ़िया कर रहे हैं, उनका नारा ठीक है। मुझे लगता है कि उनका नारा गलत है, और अगर आपको लगता है उनका नारा ठीक है और पूरे देश में होना चाहिए, तो भी मणिपुर में क्यों आप नहीं बोलते हैं? भाई मणिपुर पे तो ना आप बोल रहे हैं और ना वो अनुपम खेर बोल रहे हैं। कश्मीर फाइल बनाएंगे, मणिपुर फाइल नहीं बनाएंगे। क्या मणिपुर के लोग आपके लोग नहीं हैं? मणिपुर की औरतें आपकी औरतें नहीं हैं? मणिपुर की बच्चियां आपकी बच्चियां नहीं हैं? महाराष्ट्र की बात, मणिपुर में जो हुआ, आप मणिपुर कहाँ जा रहे हैं? अभी तो महाराष्ट्र की बात हो रही है। आप मणिपुर फाइल साफ बना लीजिए सर। आप भी तो देश के नागरिक हैं, कुछ काम आपको भी तो करना चाहिए ना। जली ना, तेरी भी जली ना। अगर उधर अनुपम खेर नहीं बना रहे हैं कश्मीर फाइल्स, तो आप बना लीजिए। कश्मीर फाइल्स उन्होंने बनाई, आपने बना लीजिए मणिपुर फाइल्स। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपके खेमे से भी तो ऐसे ही बयान आते हैं ना, जिन बयानों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मैंने समर्थन कर दिया। सर सवाल पूछ लो तो आप आज पता नहीं किस मूड में आते हैं कि सवाल पूछ लो तो आपको तुरंत चुप जाता है। असीम वकार जी, बना लीजिए आप मणिपुर फाइल्स, कौन मना कर? मैडम, हाँ बिल्कुल सही बात है। आपको अफसोस जाहिर करना चाहिए था मणिपुर पे। तो आपको ये कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी को मणिपुर पे बोलना चाहिए था, गृह मंत्री जी को। असीम वकार साहब, मैं बहुत हैरान होती हूँ, असीम वकार के कहने पर मुझे मणिपुर के बारे में अफसोस जाहिर करने की जरूरत नहीं है। उस पर मैंने कई डिबेट शो किए हैं और मैंने लगातार सरकार से, वहां के मुख्यमंत्री से सवाल पूछे हैं। असीम वकार साहब, अगर आप डिबेट खराब करना चाहते हैं, आप यहाँ पर अनुपम खेर को लेकर आ रहे हैं। अनुपम खेर पर यह डिबेट नहीं हो रही है, महाराष्ट्र की सियासत को लेकर हो रही है। प्लीज थोड़ा सा हम गंभीरता दिखाएं। बाकी लोग महाराष्ट्र पे बात करने के लिए आए हैं, चुनाव यहाँ पर है, उसी पर रहे तो ज्यादा। मैं खुद महाराष्ट्र में हूँ, मैं यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट कर रही हूँ, खड़े में। थोड़ा महाराष्ट्र पे बात कर लीजिए, उसके बाद आप अपने मुद्दे अनुपम खेर तक लेकर जाते रहिएगा। नहीं मैडम, मैं भी महाराष्ट्र में हूँ, बॉम्बे में मौजूद हूँ। मैं अगर विरोध कर रहा हूँ, कटोगे तो आपको बुरा लग रहा है, लेकिन अजीत पवार बोल रहे हैं कि यहाँ ऐसे नारे नहीं चलते। अजीत पवार जी ने कहा कि एक मुख्यमंत्री आए हैं नॉर्थ से, उनका नारा है ये हमारा नारा नहीं है। मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। तो मैं अजीत पवार जी से कह रहा हूँ कि खुलकर विरोध कीजिए। अगर आप ऐसे नारों के विरोध में हैं और ऐसे लोगों के विरोध में हैं, तो आप अपने मंचों पर, जहां आप कैंडिडेट हैं, वहां आप ऐसे लोगों को क्यों बुला रहे हैं? आपको बताना पड़ेगा। और सीधी सी बात है, बटोगे कटोगे, ये कौन सी बात होती है? ये कैसी बात कर रहे हैं? ये मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, संविधान की शपथ ली है। उनको तो कहना चाहिए था कि अनेकता में एकता है। गुलदस्ता एक फूल से नहीं बनता मैडम। गुलशन जो है वो एक पेड़ और एक पौधे, एक फूल से नहीं बनता है। उनको तो भारत, अखंड भारत की बात करना चाहिए थी। वो तो एक भारत की, इस तरह के भारत की बात कर रहे हैं जहां एक ही फूल रहेगा। वो तो कह रहे हैं पूरे गुलशन से सारे फूल निकाल के फेंक दो। ऐसे कैसे एक पॉलिटिकल आदमी जो संविधान की शपथ ले रहा है, वो ऐसी बात कैसे कर सकता है? और जबकि धार्मिक गुरु भी हैं। उनका तो काम होना चाहिए कि वो लोगों को जोड़ने की बात करें, तोड़ने की बात ना करें। तोड़ने से हिंदुस्तान नहीं बनेगा, हिंदुस्तान बनेगा जोड़ने से। देखिए, बहुत क्लियर सी बात बताने जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी जो वक्फ बिल लेकर आ रहे हैं, लैंड बिल जो वक्फ का लेकर आ रहे हैं, उसमें बात को समझिए। उसमें साफ साफ ये कानून लेकर आ रहे हैं कि एक सड़क पर चलता हुआ आदमी अगर डीएम साहब से